Good morning students and welcome to class 10 history portion chapter number 3 retaliation and the struggle of British Empire. In our last class we discussed about the peasants movements held in India during the 18th century and the 19th century. The first peasant movement we discussed was the belonging to the Bengal peasant movement. Okay. Bengal peasant movements का जो मेन रीजन था इट वाज द फोर्सफुल प्लांटेशन ऑफ द इंडिगो एंड सेकंड इज द एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ द लैंड रिवेन्यू और थर्ड जो था वो था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी मन मर्जी से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे एंड थर्ड थिंग इज दैट द कलेक्शन ऑफ द टैक्स बाय द जमींदार। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो ये मेडाइवल पीरियड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसके अंदर या सॉरी जो मॉडर्न पीरियड पढ़ रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद का जो टाइम इरा है, जो टाइम पीरियड है वो मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग चैप्टर रीड करते जा रहे हैं, कहा हमने 17th सेंचुरी के एंड में हमने ये पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, धीरे धीरे बंगाल पे कंट्रोल किया, फिर मराठा वॉर हुआ, मैसूर वॉर हुआ, फिर सिख वॉर हुआ, उसके बाद में ट्राइबल्स मूवमेंट हमने पढ़े बच्चों, और आज जो हम है वो पीसेंट मूवमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की जो एट्रोसिटी थी, जो मन मर्जी थी, जो इंपीरियलिज्म फैलाने की जो इन लोगों की इच्छा थी, उसके अगेंस्ट में इंडिया के अंदर कंटिन्यू कोई ना कोई मूवमेंट स्टार्ट हुआ और चलता रहा, ठीक है। और जिसका नतीजा हम लोग देखेंगे 1946 के अंदर, 47 के अंदर जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगा। इसी के साथ बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन फ्रीडम फाइट के अंदर, उनके जितने भी मूवमेंट्स थे जिसमें जिनको उन्होंने लीड किया था, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग इंडिया के ये जो मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, अभी हमें ये छोटे बड़े मूवमेंट्स लग रहे हैं बच्चों, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे मूवमेंट्स मिलकर इंडिया के फ्रीडम फाइट का रीजन बनते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे फार्मर, सारी ट्राइब, जो कॉमन पीपल है, सबके सब ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इसी कारण हर एक इंसान, हर एक कॉमन पर्सन जो था, कॉमन मैन जो था, वो चाह रहा था कि जैसे तैसे इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाला जाए। हमने कल अपनी लास्ट क्लास में पीसेंट मूवमेंट में सबसे पहला बच्चों जो मूवमेंट था वो पढ़ा था बंगाल का पीसेंट मूवमेंट, जिसका मेन रीजन इंडिगो प्लांटेशन था। और आगे हम जो मूवमेंट्स पीसेंट मूवमेंट पढ़ने वाले बच्चों, आपको 2-3 चीजें बच्चों एक ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब पीसेंट मूवमेंट वाला क्वेश्चन आए या आपसे पूछा जाए व्हाट वर द रीजंस ऑफ द पीसेंट मूवमेंट, तो 2-3 जो रीजंस है वो बहुत ही कॉमन रीजन है बच्चों। जैसे आप देखिए एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ द लैंड रिवेन्यू, द वर्ड सिस्टम और द ये कह सकते हैं द सिस्टम अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स ऑफ द लैंड मेजरमेंट, और इसी के अलावा द एट्रोसिटीज ऑफ द जमींदार्स एंड द मनी लेंडर्स, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा द फोर्सफुल प्लांटेशन ऑफ द इंडिगो एंड द मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। तो भारत के अंदर इंडिगो जबरदस्ती फोर्सफुली फार्मर्स से उगवाई गई। पहला कारण ये लैंड रिवेन्यू का सिस्टम जो था उसमें एक्सेसिव लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया गया, मतलब जरूरत से ज्यादा ब्रिटिशर्स जो थे वो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, और इसी के साथ में जो मनी लेंडर्स और जो जमींदार थे वो अपनी मन मर्जी का टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। इस तरह से फार्मर्स को एक तो टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और दूसरा टैक्स किसको देना पड़ रहा था, जमींदार्स और मनी लेंडर्स को, और साथ में इन लोगों की जो लैंड थी, जो फार्मिंग लैंड थी, वो इससे छीन ली गई। तो इस तरह से कुछ बेसिक रीजंस हैं जो पीसेंट मूवमेंट में सारे के सारे मूवमेंट्स में कॉमन है, ठीक है। अब हम लोग बच्चों आज जो बात करेंगे पीसेंट मूवमेंट के अंदर हम लोग कई सारे पीसेंट मूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सेकेंडली जो आज हम जो पीसेंट मूवमेंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि 1875 के अंदर जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में, ठीक है। और बेसिकली ये जो मूवमेंट था ये महाराष्ट्र रीजन से रिलेटेड था, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे इसके मेन रीजंस क्या है। तो बात करते हैं हम साउथर्न रिबेलियन 1875 AD, जिसमें हम देखेंगे कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट। इस 1875 के रिवॉल्ट के मेन कॉजेस कौन से थे, क्या कारण थे जिसके कारण ये रिवॉल्ट हुआ। तो बच्चों देखिए एक्सेसिव लैंड रिवेन्यू, मतलब ब्रिटिशर्स जरूरत से ज्यादा लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे।
फार्मर्स थे। सेकंड, रिडक्शन इन द प्राइसेस। अब रिडक्शन इन द प्राइसेस का मतलब ये है कि फार्मर्स जो भी प्लांटेशन या जो भी हार्वेस्टिंग कर रहे थे, मतलब फार्मर्स जो प्रोडक्शन कर रहे थे, वो प्रोडक्शन मार्केट में कम प्राइस रेट के अंदर सोल्ड हो रहा था, बिक रहा था। तो आप इस चीज को समझे बच्चों कि जहां पर फार्मर्स को अपना लैंड रिवेन्यू तो ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा वसूल कर रहे थे, ठीक है, तो आधा जो इनकी इनकम थी वो तो लैंड रिवेन्यू में चली गई, बाकी जो बचा था, जो प्रोडक्शन बचा था, जो हार्वेस्ट बचा था, उसको जब ये लोग मार्केट में बेचते थे तो वहां पर उस समय जो ग्रेन या जो भी इनका प्रोडक्शन होता था, ठीक है, उसके बदले में इनको बहुत ही लो प्राइस रेट पर मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्शन को बेचना पड़ता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन फार्मर्स जो लागत या ये कह सकते हैं कि जो पैसा इनका प्रोडक्शन पे खर्च हो रहा था, खेती करने में जो पैसा इनका लग रहा था, वो भी वसूल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर तो मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शन ये बेच रहे हैं उसकी प्राइस रेट कम है, दूसरा ब्रिटिशर जो है वो एक्सेसिव लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब दूसरा रीजन है कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव टैक्स फ्रॉम द मराठा फार्मर्स। अभी मैंने बताया 1875 का जो साउदर्न रिमेन है ये मराठा महाराष्ट्र रीजन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो मराठा फार्मर्स थे इनसे एक्सेसिव लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया गया, ठीक है। अब इसी के साथ में एक चीज और बच्चों कि महाराष्ट्र में उस समय जितने भी हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर गुजराती और मारवाड़ी मनी लेंडर्स ज्यादा थे। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। ये मारवाड़ी और गुजराती जो मनी लेंडर्स थे, ठीक है, ये लोग बहुत ही इन फार्मर्स के साथ में फ्रॉड करते थे। फ्रॉड का मतलब क्या कि मराठा फार्मर्स की कंडीशन ऑलरेडी खराब है, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये लोग टैक्स पे कर रहे हैं, मार्केट के अंदर जो ये प्रोडक्शन बेच रहे हैं उसकी भी प्राइस कैसी है, बहुत लो है, ठीक है। और जब इन लोगों को अपना टैक्स पे करने के लिए पैसा कम पड़ता था तो ये इन मारवाड़ियों से या इन गुजराती मनी लेंडर से लोन लेते थे। लोन के बदले में ये गुजराती और मराठी जो थे इनसे एक डॉक्यूमेंट पे इनके सिग्नेचर या इनके थंब प्रिंट लेते थे। अब बच्चों आपको तो ये तो पता ही है कि इंडिया के अंदर जो टाइम हम पढ़ रहे हैं इस समय इलिटरेसी बहुत थी, मतलब पढ़े लिखे फार्मर्स नहीं थे, तो इन्हें ये नहीं पता था कि एक्चुअल के अंदर उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है। तो इस तरह से फ्रॉड कर इन मारवाड़ियों ने और इन गुजराती मनी लेंडर्स ने इन लोगों की जो जमीन थी वो अपने अंडर में कर ली, मतलब जमीन के कागज बना दिए, या ये कह सकते हैं कि इनके जो लैंड्स थे, इनके फर्म्स जो थे उसके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाए और वो जमीन इन लोगों ने अपने नाम करा दी। और जब तक फार्मर्स लोन के पैसे पे करते रहे तब तक तो इन्होंने उस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स या ये कह सकते हैं जब ये मराठा फार्मर्स जो है अपना पे नहीं कर पाते थे लोन, तो ये वो डॉक्यूमेंट दिखाकर इनकी जमीन इनसे छीन लेते थे। तो कहने का मतलब कि मराठास जो फार्मर थे उनकी कंडीशन महाराष्ट्र में बहुत बदतर थी। इसका सबसे बड़ा कारण हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मारवाड़ी और गुजराती मनी लेंडर्स जो महाराष्ट्र के अंदर इन फार्मर्स को लोन के रूप में पैसा देने का काम करते थे, कर्ज देते थे, ठीक है। तो देखिए ग्रीडी मारवाड़ीज एंड गुजरातीज मनी लेंडर्स took signature of the illiterate farmers and dispossessed of their land। इस तरह से मारवाड़ी और गुजराती मनी लेंडर जो थे उन्होंने एक इलिटरेट जो फार्मर्स थे उनके सिग्नेचर ले ली और बाद में उनकी जमीन से बेदखल कर दिया, इनकी जमीन से इनको निकाल दिया गया, ठीक है। आगे देखिए 1875 में फार्मर्स अटैक the house of the money lenders and burned the documents, massive military force used to crush this revolt। और 1875 के अंदर जो है इन मनी लेंडर्स को से बदला लेने के लिए इन मराठा फार्मर्स ने से इनके घर जला दिए, साथ में वो डॉक्यूमेंट्स भी जला दिए जो इन लोगों से साइन करवाए गए थे, ताकि जब डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेंगे या कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा तो इनकी जमीन इनसे कोई नहीं छीन पाएगा। तो कहने का मतलब 1875 के अंदर ये मराठा जो थे इन्होंने रिवॉल्यूशन किया, जितने भी मनी लेंडर जिनके पास इनके डॉक्यूमेंट्स पड़े थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जला दिए ताकि जो इनकी जमीन है वो इनसे कोई नहीं छीन सके। लेकिन गवर्नमेंट अपॉइंटेड डेक्कन रिवॉल्ट कमीशन एंड पास एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को खत्म करने के लिए मिलिट्री की हेल्प ली। बाद में जब ब्रिटिशर्स
को ये लगा कि इस रिवॉल्ट को खत्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैल जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर डेक्कन रिवॉल्ट कमीशन बनाया, ठीक है, एक समिति बनाई जिसने बाद में अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 पास किया, मतलब एक कानून बनाया गया, ठीक है। इस कानून का नाम था एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 में ये कानून पास हुआ। अब इस लॉ में, इस एक्ट में क्या कहा गया, तो देखिए बच्चों, if the farmers were unable to repay their loans, they couldn't be arrested or imprisoned। तो इस लॉ में ये कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई फार्मर अपना लोन पे नहीं कर पा रहा है तो किसी भी फार्मर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और ना ही उसको इम्प्रिजन किया जाएगा, कैद में रखा जाएगा। इससे पहले तक 1879 से पहले तक महाराष्ट्र के अंदर वे फार्मर जो लोन पे नहीं करते थे उनको अरेस्ट कर कैद कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन बाद में इस रिवॉल्ट को खत्म करने के लिए 1879 में एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई फार्मर जो है अगर अपना लोन पे नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं बच्चों कि थोड़ी बहुत छूट ये कह सकते हैं कि फार्मर्स को दी गई थी, ठीक है। तो ये जो था, ये था महाराष्ट्र के अंदर 1875 के अंदर जो रिबेल हुआ था वो। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे पीसेंट रिवॉल्ट इन पंजाब। देखिए पूरी इंडिया के अंदर पीसेंट्स की बच्चों कंडीशन एक जैसी ही है, सब बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं, गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं। जमींदार और मनी लेंडर्स जो हैं वो इन लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब इनका शोषण कर रहे थे, इनसे पैसे के नाम पर इनकी जमीनें इनसे हड़प ली गई थी। तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल पीसेंट मूवमेंट में सब जगह एक ही जैसी कंडीशन थी। अब हम बात करें पंजाब की, अगर हम रीजंस की बात करें तो ये हो जाएगा यूज डेट ओन बाय द कॉमन फार्मर्स। अब डेट का मतलब हुआ कर्ज। पंजाब के जो फार्मर्स थे उन लोगों ने बड़े बड़े मनी लेंडर जमींदार से कई सारा पैसा लोन में दे रखा था, मतलब कर्ज इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया था। और इसी के साथ में ट्रांसफर ऑफ द फार्मिंग लैंड इनटू हैंड ऑफ नॉन फार्मिंग, ठीक है, कम्युनिटीज। या ये कह सकते हैं कि जो फार्मर पंजाब के अंदर जो फार्मिंग लैंड थी जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती थी, ब्रिटिशर्स ने उस फार्मिंग लैंड को नॉन फार्मिंग काम ये कह सकते हैं कि वर्क के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर फार्म हाउस थे, बड़े बड़े किसान जहाँ पर अपनी फार्मिंग का या काम करते थे कल्टीवेशन का, वो जमीनें किसानों की जो थी फार्मिंग की जगह दूसरे कामों में यूज ली जाने लगी, ठीक है। अगला देखते हैं गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट इन 1980। अब यहाँ पर पंजाब के अंदर भी रिवॉल्ट फैला, गवर्नमेंट ने मिलिट्री का यूज किया इस रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए। और बाद में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक एक्ट बनाया, पंजाब में एक कानून पास किया, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1980। एलिनेशन एक्ट का मतलब यहाँ पर जमीन के ऊपर जो मालिकाना हक था उसको लेकर नए कानून बनाए गए, ठीक है। और टू स्टॉप दिस मूवमेंट, ताकि इस मूवमेंट को रोका जा सके। तो यहाँ पर कुछ बदलाव जो था वो इस एक्ट के तहत किया गया। फार्मर्स की जो लैंड थी वो गवर्नमेंट अब जबरदस्ती फार्मर्स से नहीं छीन सकती थी। तो ये था पंजाब का पीसेंट मूवमेंट। बच्चों आगे जो हम देखेंगे पीसेंट मूवमेंट इन चंपारण, इसको बच्चों आप लोग कर लीजिए इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे हम चंपारण पढ़ेंगे, इसके बाद में हम खेड़ा पीसेंट मूवमेंट भी पढ़ेंगे। तो ये भी है आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसी के साथ में ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि अब जो चंपारण मूवमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1916 के अंदर 1916 की ये बात है। और अगर आपको पता हो गांधी जी के बारे में, अगर आपने स्टडी किया हो तो 1915 के अंदर गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ये अपना एक केस के मामले में गए थे। और फिर अहमदाबाद का एक बहुत ही बड़ा अमीर था, उसका कोई केस था अफ्रीका के अंदर चल रहा था,
उसने गांधी जी को एज अपना वकील जो था वो अपॉइंट किया था, इसीलिए गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे पहली बार वो जो अफ्रीका के अंदर कह सकते कि जो नस्ल भेद वहां पर अंग्रेज अफ्रीकन के साथ में कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में वहां पर उन्होंने सत्याग्रह किया, और जिसके कारण इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर गांधी जी बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे। तो कहने का मतलब जब अफ्रीका के अंदर थे गांधी जी, तभी इंटरनेशनल लेवल पर गांधी जी अपनी एक पहचान बना चुके थे। 1915 के अंदर गांधी जी इंडिया लौटते हैं। इंडिया लौटने के बाद में उन्होंने सबसे पहले 1 ईयर तक, 1 साल तक पूरी इंडिया को ट्रेवल किया, घूमे वो, ये देखने के लिए कि एक्चुअल में ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स या ये कह सकते हैं इंडिया के अंदर रहने वाले इंडियंस की क्या कंडीशन है, ठीक है। और उसी के अगले ही साल 1916 के अंदर इंडिया के अंदर गांधी जी ने सबसे पहली बार रिवॉल्ट किया था, जिसको हम चंपारण रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो आप ये ध्यान रखें बच्चों कि गांधी जी की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या रिवॉल्ट में एंट्री कब हुई? 1916 के अंदर। 1916 का ये चंपारण जो मूवमेंट था, पीस एंड मूवमेंट, ये गांधी जी का इंडिया में सबसे पहला मूवमेंट था। तो यहाँ से गांधी जी की शुरुआत हो जाती है, एंट्री हो जाती है इंडियन फ्रीडम फाइट के अंदर, या इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो मूवमेंट चलाए गए थे उसको, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे पीस एंड मूवमेंट्स और इधर चंपारण। अब ये चंपारण आया हुआ कहाँ है बच्चों? तो ये आया है आपके नॉर्थ बिहार के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा विलेज था चंपारण नाम का, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजन क्या था कि यहाँ पर जो पीसेंट थे उन्होंने रिवॉल्ट किया। तो यूरोपियंस यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द इंडिगो फार्मर्स, और यहाँ पर जो यूरोपियंस थे वो फार्मर्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, इंडिगो फार्मर्स को। अभी इंडिगो फार्मर अगर आपको बच्चों याद हो तो कल हमारी क्लास में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता चुकी हूँ कि इंडिगो क्या था। इंडिगो नील को कहते हैं, जिसका यूज हम लोग अपने वाइट कपड़ों को रंगने में लेते हैं। इंग्लैंड के अंदर जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वहां पर कपड़े की कारखानों में कपड़े को रंगने के लिए इस इंडिगो का यूज किया जाता था। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो ये कह सकते हैं कि डैमेज था वो ये था कि इंडिगो प्लांटेशन जिस जमीन पे किया जाता था, 3-4 साल बाद में वो लैंड बिल्कुल बैरन हो जाती थी, या ये कह सकते हैं कि लैंड की प्रोडक्टिविटी इंडिगो उगाने से खराब या खत्म हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो नॉर्थ बिहार के अंदर जो फार्मर्स थे वो अगेंस्ट थे इसके, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर फोर्सफुली इंडिगो प्रोडक्शन करवा रहे थे। फार्मर से जबरदस्ती यहाँ पर इंडिगो का प्लांटेशन करवाया जा रहा था। इसीलिए यहाँ पर जो फार्मर्स थे बच्चों, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ये पीसेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। शुरुआत में ये जो पीसेंट मूवमेंट था बिहार के अंदर, इसके लीडर थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये आप ध्यान रखना बच्चों कि 1960 से पहले से ही ये मूवमेंट चल रहा था, लेकिन उस समय इसके लीडर बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन जब गांधी जी इंडिया आ गए तो बाबू राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप चंपारण आए और यहाँ पर फार्मर्स की कंडीशन देखें और हम लोगों की इस मूवमेंट को लीड करें। तो गांधी जी चंपारण आ गए। चंपारण आकर इन्होंने फार्मर्स के साथ में बात की, और बाद में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पर मूवमेंट चलाया गया, जिसके आगे अंग्रेजों ने हार मान ली, और बाद में यहाँ पर एक नया एक्ट, एक नया कमीशन बनाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों क्या था। तो गांधी जी एंड बाबू राजेंद्र प्रसाद इवैल्यूएट द एक्चुअल पोजीशन। सबसे पहले किसानों की कंडीशन का इन लोगों ने कह सकते हैं कि इवोल्यूशन किया, एस्टिमेट लगाया था कि एक्चुअल में बात क्या थी। फिर जून 1917 the committee was constituted under the basis of the report. Champaran Agrarian Act was passed and farmers could not be forced to grow indigo. और देखिए यहाँ पर बच्चों कि 1916 के अंदर गांधी जी ने चंपारण पीसेंट मूवमेंट को लीड करना शुरू किया, ठीक है। और 1917 जून के अंदर ब्रिटिशर्स ने कमेटी बनाई। इस कमेटी को की रिपोर्ट के बेस पर, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दी, और उस रिपोर्ट के बेस पर चंपारण अग्रेरियन एक्ट बनाया गया। एक्ट का मतलब कानून होता है बच्चों।
तो यहाँ पर चंपारण अग्रियन एक्ट बनाया गया। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि बिहार के अंदर किसी भी फार्मर को फोर्सफुली इंडिगो प्लांटेशन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब अब फार्मर्स के लिए ये कंपल्सरी नहीं था कि वो इंडिगो अपने फार्म हाउस पे उगाए। तो ये कह सकते हैं कि जो प्लांटेशन यहाँ पर ब्रिटिशर्स जबरदस्ती करवा रहे थे फार्मर से, यहाँ पर ये जो फोर्सफुल प्लांटेशन था इसको खत्म कर दिया गया और इसी के साथ में ये मूवमेंट भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं गांधी जी के सेकेंड पीसेंट मूवमेंट पर, या ये कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में गांधी जी की एंट्री तो यहाँ पर चंपारण पीसेंट मूवमेंट से हो गई थी। चंपारण पीसेंट मूवमेंट के अगले ही साल यहाँ पर इन्होंने खेड़ा के अंदर एक पीसेंट मूवमेंट को लीड किया। अभी खेड़ा पीसेंट मूवमेंट क्या था, तो देखिए बच्चों, खेड़ा जो जगह है वो महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा गांव है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अगेंस्ट द बॉम्बे गवर्नमेंट, खेड़ा पीसेंट मूवमेंट जो था वो बॉम्बे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया था। 1918 the crops were damaged during the spring season and government continued to demand tax, while it was said in the land revenue laws that if the harvest was below 25% of the normal harvest then revenue will be waived off। अब इसको आप समझिए बच्चों कि खेड़ा पीसेंट मूवमेंट बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर चला, बॉम्बे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था। ठीक है, अब अगेंस्ट में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग सीजन के अंदर फार्मर्स की जो हार्वेस्ट थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मतलब खेती हुई ही नहीं, क्योंकि जो खेत उगाए थे स्प्रिंग सीजन आया और उसके कारण में सारे खेत खत्म हो गए। तो सिंपल सा आप लोग समझ सकते हैं कि जब प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो फार्मर्स उसका लैंड रिवेन्यू या टैक्स कैसे देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी बॉम्बे गवर्नमेंट जो है वो जबरदस्ती फोर्सफुली फार्मर से ये टैक्स कलेक्ट कर रही थी, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर लैंड रिवेन्यू लॉ बना हुआ था। बॉम्बे के अंदर ऑलरेडी रिवेन्यू से रिलेटेड एक कानून था। उस कानून में ये कहा गया कि अगर मान लीजिए किसी फार्मर के फार्म हाउस पर 25% से भी कम अगर हार्वेस्टिंग हो रही है, मतलब टोटल प्रोडक्शन से में 25 से भी कम अगर हार्वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये कानून पहले से बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस कानून को मानने से इनकार कर दिया और जब किसानों के पास या फार्मर्स के लैंड पर प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पर किसानों से टैक्स वसूल किया गया। तो ये मेन रीजन था जिसके कारण ये खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। बट देखिए आप, बट गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू डू सो। गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड द फार्मर्स एंड परफॉर्म्ड द सत्याग्रह। गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिमांड्स मेड बाय द गांधी जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बताया मैंने आपको इस टॉपिक को, उसका कारण यह है इंडिया में सबसे पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का यूज कहाँ किया, तो इन्होंने सत्याग्रह को अपनाया था खेड़ा पीसेंट मूवमेंट के अंदर। ठीक है, खेड़ा पीसेंट मूवमेंट हुआ कब, 1918 के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये खेड़ा पीसेंट मूवमेंट बॉम्बे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चलाया गया, क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स की जो प्रोडक्शन या कल्टीवेशन था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लेकिन बॉम्बे गवर्नमेंट फिर भी इनसे टैक्स कलेक्ट कर रही थी, तो गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया और बाद में ब्रिटिशर्स ने इनकी डिमांड को मान लिया। ठीक है, तो ये था आपका बच्चों खेड़ा पीसेंट मूवमेंट। इसी के साथ में आपके जो इम्पोर्टेंट पीसेंट मूवमेंट थे वो हो चुके हैं खत्म। ठीक है, अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक है पीसेंट मूवमेंट का अदर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। अब ये जो पीसेंट मूवमेंट है इसके अलावा भी कुछ एफर्ट्स जो थे वो इंडिया में किए जा रहे थे ताकि इस मूवमेंट को और आगे इंडिया लेवल पर पहुंचाया जा सके। तो जानते हैं बच्चों एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या थे, तो बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ कहाँ बनाई गई, लखनऊ के अंदर बनाई गई। कब बनाई गई, 11 अप्रैल 1936। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा कब फॉर्म किया गया, तो 11 अप्रैल 1936 में। और कहाँ पर ये सभा बनी, तो वो बनी थी लखनऊ में। अब इस सभा का मेन एम क्या था बच्चों,
तो ये अखिल भारतीय किसान सभा का मेन एम था कि जितने भी पीसेंट मूवमेंट इंडिया में चल रहे हैं क्योंकि ये रीजनल मूवमेंट थे, मतलब छोटे छोटे एरिया में अलग अलग जगह पे चल रहे थे, तो पीसेंट मूवमेंट को इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज करने का मेन एम था इस किसान महासभा का। ठीक है, इसी के अलावा देखें दिस ऑर्गेनाइजेशन अपोजिंग लैंड सिस्टम ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन आंध्र प्रदेश। अब इस किसान महासभा ने आंध्र प्रदेश के अंदर जो लैंड सिस्टम चल रहा था, जमीन का जो सिस्टम चल रहा था, उसको इन्होंने अपोज किया। साथ में ही ये देखें 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभा सेलिब्रेट फार्मर्स डे। तो यहाँ पर 1937 के अंदर 18 अक्टूबर को किसान महासभा ने फार्मर्स डे जो था वो सेलिब्रेट किया। ठीक है, अब ये फार्मर्स डे सेलिब्रेट करने का मतलब ये था कि इंडिया लेवल तक पीसेंट मूवमेंट को पहुंचाना। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है किसान महासभा का कहाँ बनी, लखनऊ के अंदर बनी, कब बनी, 11 अप्रैल 1936 को बनी। फार्मर्स डे कब बनाया गया, तो ये हो जाएगा आपका 18 अक्टूबर 1937 के अंदर। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये आपके टॉपिक था पीसेंट मूवमेंट वाला। कई बार आपसे पीसेंट मूवमेंट जो है पूछा जाता है, लास्ट पेपर अगर आप बोर्ड में उठा के देखेंगे तो उसके अंदर पूरे सारे के सारे पीसेंट मूवमेंट जो है इंडिया के पूछे गए थे। तो इसी व्यू से अगर देखें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ हमारा ये पीसेंट मूवमेंट होता है खत्म। कल हम लोग वापस एक नए टॉपिक के साथ में बच्चों क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।